हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। ये तो चाहते हैं ना ऐसे लोग रहें। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। नमस्कार, बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयदीप कर्णिक। 15 अगस्त के बाद अब चर्चा में एक नया जुमला, नया नारा लगातार फिजाओं में तैर रहा है और वो है दिमागी नक्सल का। जी हाँ, दिमागी नक्सल यानी जो दिमागी रूप से नक्सलवादी हैं या नक्सलवादी गतिविधियों को जो लोग चलाते हैं उनकी तरफ सोच रहे हैं। तो सबसे पहले नक्सलवाद, जिसने जंगलों में समानांतर सत्ता चलाई, हमारे लोकतंत्र को, हमारी सत्ता को, हमारे शासन को चुनौती दी और उनको लगा कि यही सत्ता का रास्ता है, लेकिन उनका सत्ता का रास्ता बंदूक से चलता था, कानून से नहीं चलता था, बल्कि वो कानून को चुनौती देते थे। बड़ी मुश्किल से जंगल से चलने वाले इस नक्सलवाद से जब हमें मुक्ति मिल रही थी तो उसके बाद एक और नई टर्म, एक और नया जुमला फिजाओं में तैरा और वो था अर्बन नक्सल का। मतलब एक नक्सलवादी वो जो जंगलों में जाते हैं, सत्ता को चुनौती देते हैं, अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं और वो समझते हैं कि सबसे बड़े न्याय के पुरोधा वो हैं और देश का शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरह से फेल है। इसी तरह के लोगों का साथ देने वाले वो लोग जो शहरों में रहते हैं, जंगलों में नहीं रहते हैं, अलग से समानांतर सत्ता चलाने के लिए कोई कैंप नहीं चलाते हैं, गोली या बंदूक नहीं चलाते, लेकिन वो शहरों में रहकर इसी तरह के नक्सलवादी विचारों को आगे बढ़ाते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए बात पहुंची है दिमागी नक्सल यानी वैचारिक रूप से जो नक्सलवादी हैं। दरअसल अगर जो शहरों में रह रहा है, बंदूक नहीं भी चला रहा, लेकिन विचार से वो सत्ता पर इस तरह का आक्रमण करता है जो देश विरोधी भी है। अब यहीं पर आकर बात फंस जाती है कि किसी के विचार सत्ता के विरोध में तो हो सकते हैं, लेकिन क्या वो देश विरोध में भी हैं? और क्या सत्ता का विरोध कर देना ही देश का विरोध है? ये एक ऐसी महीन रेखा है जिसको लेकर लगातार चर्चा होती है। लेकिन ये रेखा जो जितनी महीन दिखाई देती है उतनी नहीं भी होती। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से मंच से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिमागी नक्सल का उपयोग किया है, तब से अब लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है, बहस भी हो रही है और बयानबाजी भी हो रही है। सबसे पहले ये समझते हैं, बात को समझो में, कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से आखिर कहा क्या। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। तो ये वो बात जो प्रधानमंत्री ने मंच से कही अपने भाषण में। अब उसके तुरंत बाद स्वाभाविक है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आनी थी। इन प्रतिक्रियाओं पर मैं जाऊं उसके पहले ये जानना दिलचस्प है कि आपने चूंकि ये सारी बात सुनी कि यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी पर प्रहार नहीं था, किसी नेता पर प्रहार नहीं था, किसी भी राजनीतिक दल पर सीधे कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि कोशिश व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को रेखांकित करने की जो वैचारिक रूप से नक्सल है। लेकिन जब प्रतिक्रिया आती है तो निश्चित है लोग कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, या बात आपने अपने ऊपर क्यों ले ली? क्या आप खुद ही अपने आप को उस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिसमें मंच से तो कोई इस तरह की कोशिश नहीं की गई? तो इसीलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जब कहा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, दिमागी नक्सली भाजपा के पुराने आरोपों का नया रूप है, तो ये समझ में आ जाता है कि तीर कहाँ जाकर लगा है। उन्होंने अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी इन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ किया गया था। चिदंबरम ने सवाल उठाया कि आखिर पहले लगाए गए इन आरोपों में किसे निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सली उसी तरह के आरोपों का नया रूप है। वहीं जयराम रमेश ने कहा
कि 2-3 साल पहले उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब संसद में पूछा गया कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज़ नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर इस्तेमाल करते हैं। वहीं राजीव शुक्ला ने कहा कि इस पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताई जाए कि ये होता क्या है, ये कौन लोग हैं, आप किसे दिमागी नक्सल कह रहे हैं। यह उन युवाओं और बुद्धिजीवियों का अपमान है जो देश और समाज के लिए सोचते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के देखिए बड़े दिलचस्प बयान हैं, सुनते चलिए। कीर्ति आज़ाद ने कहा कि प्रधानमंत्री का कमाल है, जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है और जो अनपढ़ है वो अज्ञानी है, वो देशभक्त है। ये इनकी परिभाषा है। ये पेपर लीक कराते हैं और चाहते हैं कि सब अनपढ़ रहें, जबकि जो भी पढ़ लिख लेगा वो इनकी नज़रों में दिमागी नक्सल हो जाएगा। कमाल है प्रधानमंत्री जी का। जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो अनपढ़ा है, अनज्ञानी है, जो अंधभक्त है वो देशभक्त है। यह इनकी परिभाषा है। अन्यथा शिक्षा के ऊपर तो इनको माफी मांगनी पड़ गई है। लीक कराते हैं शिक्षा, क्यों? क्योंकि सबको चाहते हैं अनपढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। ये तो चाहते हैं ना ऐसे लोग रहें। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो समझेंगे नहीं। जिसका कोई इतिहास नहीं हो, वर्तमान में शून्य हो, वही तो आगे 20 साल 25 साल की बातें करता है। अन्यथा उसके पास कुछ इतिहास होता तो बताता, वर्तमान में कुछ होता तो बताता। अब इन सारे जो बातें हुई, विपक्ष ने अचानक अपने ऊपर ले लिया, प्रधानमंत्री पर और पूरे सत्ता पक्ष पर प्रहार शुरू कर दिया। अर्बन नक्सल भी आ गया और संसद में हुई बातचीत भी आ गई। इस पर फिर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सली नहीं कह रहे थे। रिजिजू के अनुसार प्रधानमंत्री का निशाना उन लोगों पर था जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को अस्वीकार करते हैं या अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने चिदंबरम की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और नुकसान पहुंचाने वाला बताया। दरअसल चूंकि बात नक्सलवाद की और नक्सलियों की हो रही है, तो संक्षेप में ये भी जान लेते हैं कि ये नक्सली क्या है, इनका इतिहास क्या है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में एक छोटे से किसान विद्रोह के रूप में नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में तो इस आंदोलन का लक्ष्य अपने अधिकार मांगने तक सीमित था, लेकिन बाद में यह एक हिंसक आंदोलन में बदल गया। देखते ही देखते इसका असर पूरे देश में दिखने लगा और जमींदारों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। यहीं से नक्सलवाद का उभार हुआ और नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था, इसलिए नक्सलवाद कहलाया। 1970 के दशक में ये सभी संगठन एक साथ आ गए और जन्म हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का, जो कि चीन के शासक माओ त्से तुंग के आंदोलन से प्रेरित थी और हिंसा के जरिए अपने हक हासिल करने का समर्थन करती थी। इस संगठन ने भारत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। धीरे धीरे ये बड़े छोटे सभी स्तरों पर 10 राज्यों में फैल गया। भारत के 10 राज्यों तक इसने अपनी पहुंच बना ली। उसी दौर में वामपंथी उग्रवाद ने भारत में कम से कम 180 जिलों को प्रभावित किया था। नक्सलबाड़ी से शुरू इस हिंसक आंदोलन के चलते इसे नक्सलवाद का नाम दिया गया था और इसमें शामिल लोगों को नक्सली कहा गया। अब ये भी समझ लेते हैं कि सरकार ने जब मंच से कहा कि जो नक्सलवाद है उसे हम खत्म कर रहे हैं, तो उसकी दरअसल स्थिति क्या है। 2000 के दशक में नक्सली हिंसा अपने चरम पर रही। जून 2004 में आंध्र प्रदेश की वाईएस राजशेखर रेड्डी सरकार ने नक्सलियों के साथ शांति समझौता करने की कोशिश की। हालांकि दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास के कारण वार्ता विफल हो गई और इसके बाद हिंसा बल्कि पहले से और बढ़ गई। 2010 में दंतेवाड़ा में हुए घातक नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवानों की जान चली गई, वो शहीद हो गए। और इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 2009 के बयान को दोहराया और कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि एक बार फिर यह कोशिश समन्वय की कमी से जूझती दिखाई दी और नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाया। नतीजे के तौर पर मई 2013 में नक्सलियों ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया। बस्तर जिले की झीरम घाटी में नक्सलियों ने 29 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल भी शामिल थे। बड़ा ही जबरदस्त हमला यह हुआ था और इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा हुई। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का लगभग पूरी तरह से नेतृत्व ही खत्म हो गया था। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर एक एकीकृत बहुआयामी और निर्णायक रणनीति तैयार की। केंद्र सरकार ने राज्यों की पुलिस और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए भारी वित्तीय सहायता दी। राज्यों को दी जाने वाली राशि में 155% तक की बढ़ोतरी हुई। सरकार ने 2022 में
स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी SIS के तहत राज्य के स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच को भी मजबूत किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने भी नक्सलवाद की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। NIA ने नक्सलवाद विरोधी एक अलग विंग भी बना लिया और इसके अलावा एजेंसी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और राज्य के एजेंसियों से मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की लगभग 92 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया, यानी नक्सलियों पर चौतरफा प्रहार हुआ। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा। लगातार बढ़ते दबाव और कार्रवाई के चलते कई बड़े नक्सली नेता या तो ढेर हो गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमें ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद मुक्त बस्तर आज तिरंगा यात्राओं के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा है। जिस क्षेत्र में नक्सलियों के हिंसा और भय से लोग कांपते थे, आज वहां पर शांति, विश्वास और विकास की बयार बह रही है। शस्त्रधारी नक्सली तो समाप्त हुए हैं, लेकिन जो दिमागी हैं, जो आइडियोलॉजी वाले हैं, तो उनको भी समाप्त करना बहुत आवश्यक है। उनकी आइडियोलॉजी को समाप्त करना आवश्यक है, तभी जाके पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये दरअसल ज़मीनी हकीकत भी है कि जहाँ पर नक्सलियों की बंदूकें गूंजती थी, वहाँ पर अब विद्यालयों में पढ़ाई के स्वर सुनाई देने लगे हैं और ये बड़ा ही सकारात्मक बदलाव है। नक्सलवाद ने देश का बहुत नुकसान किया है। बाहरी दुश्मनों से तो हम लड़ ही रहे हैं, इन भीतर के दुश्मनों ने देश को खोखला करने में, उन जगहों पर विकास का उजियारा पहुँचाने में जहाँ पर नक्सलवाद था, उसको रोका, उसको बाधित किया। दरअसल अगर किसी के दिमाग में अभी भी नक्सलवाद है, वो देश के संविधान के खिलाफ सोचता है, देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ सोचता है, तो वो दिमागी नक्सल है। लेकिन इसको लेकर अगर विपक्ष इतना कुलबुला रहा है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो ये बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। आप लोगों को क्या लगता है, दिमागी नक्सल पहली बात तो होता कौन है, और क्या दिमागी नक्सल कह देने भर से विपक्ष को इस तरह से उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या सचमुच ये जो हमला था 15 अगस्त के भाषण में, ये विपक्ष पर ही किया गया था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।